आएगा तो फिर संडे को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस अभी बाकी है, बहुत सारे सिलेबस बाकी है, संडे को किए हुए होगा नहीं है। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे, शायद एक हायरार्की देख रहे थे, क्या देख रहे थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे थे, राइट जी? यस सर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे थे कि किस तरीके से पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो है फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंडिपेंडेंट इंडिया तक, जो अब तक की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है उनकी एक हायरार्की देख रहे थे। जैसा कि हमने बताया कि उस तरीके के पैटर्न्स जो है वो ऑब्जर्व किए गए जून 2019 से। अब पर्टिकुलरली सिलेबस की तरफ आते हैं, तो सिलेबस में जो सबसे पहला आपका मेंशन है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपसे चर्चा किया था, जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि सर्जेंट रिपोर्ट 1944 आती है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के कहा कि एक तो यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट करिए, और प्लस में कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है यानी राधा कृष्णन कमीशन 1949 अपॉइंट करने की बात करी। मतलब उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखने के लिए एक अलग से कमेटी गठित की जानी चाहिए बेसिकली। लिहाजा वतन अजीज हिंदुस्तान जैसे ही आजाद हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है कि अपॉइंट किया गया, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन सबमिट किया, उस रिकमेंडेशन में एक मेजर रिकमेंडेशन ये था कि हिंदुस्तान की तालीम यानी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी के तौर पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। लिहाजा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाना जरूरी है, यानी सेकेंडरी एजुकेशन को रिव्यू किया जाना जरूरी है। चूंकि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन दोनों के बीच में लिंक है, और चूंकि जैसे सेकेंडरी एजुकेशन में आप प्रिपेयर करेंगे बच्चा, वैसे ही आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मिलेगा। तो अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में बेहतर करना चाहते हैं, क्वालिटी लाना चाहते हैं, रिसर्च इनोवेशन लाना चाहते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कहाँ ध्यान देना होगा जी? सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्री यूनिवर्सिटी है, और फिर वहां से यूनिवर्सिटी में बच्चे आएंगे। इसी गर्ज से, इसी मकसद से 1952 में ये तय किया गया कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो लाया जाए। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जब आया था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नो डाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पक्का? यस सर। 1953 में आया है तो डेफिनेटली वही थे सर, है ना? यस सर। हाँ, पंडित नेहरू थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनकी अध्यक्षता में इन लोगों ने तय किया कि भाई किनके अध्यक्षता में जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाई जाए, अपॉइंट की जाए। तो पता चला कि भाई लक्ष्मी स्वामी मुदालियर जो वाइस चांसलर थे, कहाँ के जी? मद्रास यूनिवर्सिटी के, समटाइम्स जो समटाइम्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता था। तो मद्रास यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, उनकी अध्यक्षता में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया। इसी वजह से हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन के नाम से भी मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं बेसिकली। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 1952 में अपॉइंट हुआ, 1953 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी बेसिकली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया, उसके दो मेजर पर्पस थे। हालांकि सब ऑब्जेक्टिव्स, सब एम कई थे, लेकिन दो मेजर पर्पस थे। पहला जो मेजर पर्पस था, यानी लक्ष्य जो दिया गया था मुदालिया साहब को, वो था एक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, है ना। पहली बात ये कही गई कि
भारत की जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है उसकी वर्तमान स्थिति की जांच करें और रिपोर्ट सबमिट करिए। अब उनकी जो जांच करनी है वो हॉलिस्टिक एस्पेक्ट में जांच करनी है। माध्यमिक शिक्षा जो है उसको ऑल एस्पेक्ट में, उसके तमाम पहलू पर, मतलब साइंस एजुकेशन टू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन, वैल्यू एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये तमाम एस्पेक्ट में, तमाम पहलू में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को कहा गया, अर्थात मुतालिका कमीशन को ये पर्पस दिया गया, ये ऑब्जेक्टिव दिया गया कि जो भारत की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है, वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको रिव्यू करिए और रिव्यू करके रिपोर्ट सबमिट करिए बेसिकली, है ना, सबमिट कर। और हाँ, दूसरी बात उन्होंने कही कि रिव्यू और रिपोर्ट जब करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन भी सबमिट करना पड़ेगा कि किस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, रीफॉर्मेशन किया जा सकता है, और किस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए कि इन 4 ऑब्जेक्टिव के मद्देनजर आपको सजेशन भी देना है। 2 मेजर पर्पस था। पहला मेजर पर्पस था कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को रिव्यू करिए और रिपोर्ट सबमिट करिए तमाम पहलू में। दूसरी बात, सजेशन दीजिए कि किस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है एंड उसका इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और सजेशन जो देना है वो आपको 4 पॉइंट्स, 4 मुख्य बिंदु के विशेष संदर्भ में, जी 4 मुख्य बिंदु के विशेष संदर्भ में आपको क्या कहते हैं कि रिपोर्ट सजेशन देना है। पहला सजेशन था द एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। व्हाट यू मीन? The meaning is what should be the purpose of secondary education, how the content will be organized in secondary education, and what should be the futuristic curriculum of secondary education. It was a major objectives. जी, पहला रिकमेंडेशन सजेशन जो आपको देना था वो ये देना था कि सेकेंडरी एजुकेशन का एम्स क्या होगा, जी सेकेंडरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, दूसरा उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, और तीसरा करिकुलम क्या होगा, यानी सेकेंडरी एजुकेशन में कंटेंट, जी सेकेंडरी एजुकेशन में कंटेंट क्या पढ़ाए जाएंगे, क्या होगा, किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, हाँ किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, आई मीन क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ये तय करना। इस पे रिकमेंडेशन सजेशन आपको सबमिट करना है। दूसरा जो बात ये कही गई वो ये बात कही गई कि बताइए कि प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन का सेकेंडरी एजुकेशन से क्या रिलेशन है और उनके रिलेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। प्राइमरी एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन का और हायर एजुकेशन का सेकेंडरी एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से क्या रिलेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन से क्या रिलेशन है और उनके रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरी बात थी द इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सेकेंडरी एजुकेशन में चूंकि हम सब जानते हैं स्ट्रीम आना शुरू हो जाता है, बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन में स्ट्रीम आना शुरू हो जाता है, यानी कि साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है ना, स्ट्रीम आना शुरू हो जाता है बेसिकली। तो डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रीम्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो स्कूल हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में डिफरेंट टाइप्स के स्कूल भी है और डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रीम भी है, उन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है और उनके रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बात पे भी तवज्जो दी गई। जैसा कि इस बात पे कहा गया था, सजेशन मांगा गया था और उस वक्त में स्टीम एजुकेशन
यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स को कोरिलेट करने की बात करी गई थी, जो कि अनफॉर्चुनेट डाइवर्सिफाइड स्कूल ना होने की वजह से या डाइवर्सिफाइड करिकुलम ना होने की वजह से पॉसिबल नहीं हो सका। अभी एनईपी 2020 बात करती है स्टेम एजुकेशन की, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, विच शोज द डाइवर्सिफाइड करिकुलम and diversified aspect of NEP 2020 with a special reference to secondary education. So तीसरा जो एम्स सेकेंडरी एजुकेशन को कहा गया था सजेशन करने के लिए, सजेशन देने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, वो ये था कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रीम है और डिफरेंट टाइप्स की स्कूल है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है और उन रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बात को लेकर के रिकमेंडेशन सबमिट करें। और फाइनली तौर पे ये कहा गया कि सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड और भी कोई मुद्दा है, कोई चुनौती है और भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो उन मुद्दों पे भी आप रिकमेंडेशन सबमिट करिए। जैसे वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस तरीके से अदर्स जो रिलेटेड संबंध है, अलाइड प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी कहा गया जी, उनको लेकर के भी, अरे बोलो भाई जल्दी, उनको लेकर के भी कहा गया जी, सजेशन देने के लिए बोला गया था, सजेशन देने के लिए कहा गया था, रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए बोला गया था। तो दो मेजर पर्पस थे, दो मेजर पर्पस के मद्देनजर ये 4 पॉइंट्स थे जिसके मद्देनजर आपको सजेशन, आई मीन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन को रिकमेंडेशन सबमिट करना था। मुदालियर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन्हीं पॉइंट्स के मद्देनजर उन्होंने रिकमेंडेशन सबमिट किया। और पहला रिकमेंडेशन जो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, पहला सजेशन जो था वो ये था कि सेकेंडरी एजुकेशन शुड कमेंस आफ्टर 4 और 5 ईयर पीरियड ऑफ प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन एंड शुड इंक्लूड द मिडिल और सीनियर बेसिक और जूनियर बेसिक ऑफ 3 years एंड द हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 4 years बेसिकली। पहला रिकमेंडेशन जो सबमिट किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, उसमें कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन की शुरुआत जो होनी चाहिए वो 4 या 5 साल की प्राइमरी या जूनियर बेसिक एजुकेशन के बाद होनी चाहिए। यानी 1 to 5 तक जो होगा वो प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन होगा, और उसके 4 साल या 5 साल के बाद यानी 9वीं से सेकेंडरी एजुकेशन जी, यानी 9वीं से एजुकेशन शुरू होगी। बता सब बोलो भाई, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बताएंगे, सब इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें, जितना लिंक रहोगे, जुड़े रहोगे, उतना समझ पाओगे बात को। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि समझाएंगे, कोशिश करेंगे। रिकमेंडेशन है, जो रिकमेंडेशन कहा है, अगर ये कहा है तो ये बोलना पड़ेगा आपको। सो बेसिकली पहला रिकमेंडेशन या सजेशन जो उन्होंने दिया वो ये दिया कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो शुरुआत होनी चाहिए वो 4 या 5 साल की प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन के बाद होनी चाहिए बेसिकली। अब उसमें कहा कि जो किस तरीके से होगा, तो उसमें कहा कि द मिडिल और सीनियर बेसिक जूनियर सेकेंडरी स्टेज जो होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए। यानी 5वीं से लेकर के 8वीं तक के, और 8वीं से लेकर के जो 12वीं तक का होगा वो क्या होगा हमारा, 8वीं से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन में कौन होगा, हायर सेकेंडरी में। यानी सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भाग में उन्होंने बांटा। एक तो सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें 9-10 ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं। अब जो दूसरा उन्होंने बताया कि वो 4 साल का हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगा, यानी 2 साल का हायर सेकेंडरी 11th 12th और 2 साल का सेकेंडरी एजुकेशन होगा, सेकेंडरी एजुकेशन होगा। तो पहला रिकमेंडेशन ये था। दूसरा रिकमेंडेशन था द प्रेजेंट इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द हायर सेकेंडरी स्टेज। उस वक्त इंटरमीडिएट एजुकेशन चलता था, इसी वजह से उस वक्त के जो बोर्ड थे वो इंटरमीडिएट काउंसिल के नाम से जाने जाते थे।
जी यस सर। इंटरमीडिएट कौन नाम से इंटरमीडिएट जाना काउंसिल के नाम से जाने जाते थे, है ना। इंटरमीडिएट काउंसिल के नाम से उस वक्त के बोर्ड जो थे हायर सेकेंडरी एजुकेशन के, वो जाने जाते थे बेसिकली। तो इन्होंने रिकमेंडेशन किया। प्लस टू जो पास किया है 2005 तक, उसमें बिहार बोर्ड का नाम नहीं है उसमें। मतलब 2005 तक जो पास किया है प्लस टू, उसमें यही दिया हुआ है, इंटर काउंसिल दिया हुआ है। हाँ, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, जी काउंसिल, यस सर। ये जो सजेशन आया था, उस सजेशन को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला जो राज्य बना था बेसिकली, वो केरला बना था, जिसने सबसे पहले इसका रिकमेंडेशन एडॉप्ट किया था। हालांकि केरला उस वक्त ऑटोनोमस स्टेट थी भी नहीं, बट उन्होंने ही सबसे पहले रिकमेंडेशन किया, आई मीन इम्प्लीमेंट किया। बहरहाल, सो इंटरमीडिएट स्टेज को कहा कि रिप्लेस करिए। किससे रिप्लेस करिए? किससे रिप्लेस करिए? बाय द हायर सेकेंडरी स्टेज से। हायर सेकेंडरी एजुकेशन से, है ना, जिसमें 4 साल का ड्यूरेशन होगा जी, जिसमें 4 साल का ड्यूरेशन होगा, न कि आपका 1 साल का इंटरमीडिएट जो चल रहा था 11th पर 12th पे, वो नहीं चलेगा आपका, बल्कि 4 साल का हायर सेकेंडरी होगा। इंटरमीडिएट एजुकेशन को क्या कीजिए? इंटरमीडिएट एजुकेशन को खत्म कर दीजिए। इंटरमीडिएट एजुकेशन को खत्म कर दीजिए बेसिकली, है ना। उसके बाद आइए यूनिवर्सिटी की तरफ। कहा कि द फर्स्ट डिग्री कोर्स इन द यूनिवर्सिटी शुड बी ऑफ 3 इयर्स। पहली जो यूनिवर्सिटी में पहली डिग्री कोर्स होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, यानी बैचलर डिग्री जो होना चाहिए, आई मीन जब यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं वो 3 साल का होना चाहिए। वही अभी तक हम लोग चल रहे थे, 3 साल की बैचलर डिग्री अर्थात पहली जो यूनिवर्सिटी कोर्स होगी वो 3 साल का ड्यूरेशन होगा उसका। किसके लिए होगा? फॉर दोज हु पास आउट हाई स्कूल। हाई स्कूल उस वक्त 10+2 को कहते थे। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर अ प्री यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 1 ईयर। जो हाई स्कूल करके गए हैं, चूंकि उन्होंने हायर सेकेंडरी कंप्लीट नहीं किया है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में शायद आपसे बात कर रहा था कि आप हाई स्कूल पढ़ करके गए और आपने हायर सेकेंडरी नहीं किया है, तो हायर सेकेंडरी नहीं किया और अब आप जो है कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये व्यवस्था है कि आप 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करिए, PUC प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करिए, और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में शामिल हो जाइए। जी 1 साल का यस सर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करिए, 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करिए, और फिर जी यूनिवर्सिटी में शामिल हो जाइए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में शामिल हो जाइए बेसिकली, है ना। और अगर आप हायर सेकेंडरी करके 4 साल का हायर सेकेंडरी करके जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की पहली कोर्सेज जो होगी वो 3 साल की होगी, यानी बैचलर डिग्री जो होगी वो 3 साल की होगी। और दोनों ऑप्शन रखा कि जो आए हैं 4 इयर्स का सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कंप्लीट करके वेल एंड गुड, और जो नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, वो चाहे तो 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करें, और 1 साल के प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करने के बाद आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में नामांकन करा सकते हैं, नामांकन ले सकते हैं। 1 साल का सर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में कौन सी पढ़ाई होती थी उसमें? यस, दिस वाज द मेजर कंसर्न। व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट, what should be the curriculum and structure of the pre-university course. Pre-university course is totally based upon the futuristic view of the students. What should and what he has achieved, assumed to be studied. Actually में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आगे आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, आगे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे आप साइंस पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जब जुड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, उसके आधार पर आपका प्री यूनिवर्सिटी कोर्स डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप BSc जूलॉजी ऑनर्स करने जा रहे हैं आप, तो आपकी जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होती थी वो उस आधार पर होता था कि भाई आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाएंगे तो जूलॉजी में आप ऑनर्स कर सकेंगे, यानी साइंस स्ट्रीम पढ़ाए जाते थे, और साइंस में पर्टिकुलर वो स्ट्रक्चर लिया जाता था जिस तरीके से आप जिससे कि आप जूलॉजी ऑनर्स कर सकते थे। अब इसका क्या है, इसको अगर आपको एग्जैक्ट समझना है तो आप यूं समझिए, जो ब्रिज कोर्स है एक्चुअली में, है ना, ब्रिज कोर्स जो है वो एक्चुअली इसी तरीके का कोर्सेस है। ब्रिज कोर्सेज में हम क्या करते हैं,
ब्रिज कोर्सेज में भी तो यही होता है ना। ब्रिज कोर्स तो 6 महीने का होता है। जरूरी थोड़े है। ब्रिज कोर्स 6 महीने का थोड़े होता है। आपके करंट टीचर सिनारियो में एजुकेशन में ब्रिज 6 कोर्स 6 महीना का महीना कराया का हो जाता रहा है। है। नहीं, ये तो आपके टीचर एजुकेशन में कराया जा रहा है ना भाई, कि आप डीएलएड किए हैं, अब बीएड किए हैं और आप पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में, तो जाइए 6 महीना का डीएलएड कोर्स कर लीजिए और उससे आप जो है कि प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव बन जाइए 6 महीना में। क्योंकि जो 2 साल में बीएड करके नहीं काबिल बना था, वो 6 महीना में पता नहीं कौन सा जमाल घोटा पिला दीजिएगा कि वो पूरा प्रोफेसर एसके यादव बन जाएगा। तो ये तो घटियापन है टीचर एजुकेशन की। जी मैं बिल्कुल। इस मुद्दे पे नहीं जा, और इसमें मैं तो सर सॉरी फॉर क्रिटिक्स, बट मैं इस मुद्दे पे नहीं जा रहा। मतलब ये है कि आप पूरा सिस्टम आप ये देख रहे हैं कि आपके पास कागज है कि नहीं 6 महीने का। आप और आपका सिस्टम ये नहीं देखता कि आप में एबिलिटी है या टैलेंट है कि नहीं है। रे भाई, जो 2 साल नहीं कर पाया, कुछ हो नहीं पढ़ पाया, वो एबिलिटी नहीं डेवलप कर पाया, तो 6 महीने में कौन सा तुम पढ़ा दोगे भाई? कुछ ही पढ़ा रहे हो, हम देखे नहीं है। बहरहाल वो इसमें आपका इसमें पर्टिकुलर तो सर ज्यादा तादाद तो सर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करने वालों की ही होगी इसमें उस ऐसा नहीं समय। था, ऐसा नहीं था। ये एक्चुअली में लिटरेसी को बढ़ाने के लिए किया गया था, है ना, क्योंकि एक बैरियर साबित हो जाते थे ना आमतौर पे। हाई स्कूल कर लिया लोग, और उतनी हमारी क्या कहते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी नहीं थे, हालात भी उस तरीके से नहीं थे, तो लोग जो है वहां से मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए प्री यूनिवर्सिटी कोर्स लाया गया ताकि लिटरेसी बढ़े एक्चुअली। और उस प्री यूनिवर्सिटी कोर्स का स्ट्रक्चर जो है वो इस बेसिस पे होता था कि इंटरमीडिएट में क्या पढ़ाया जा रहा है और किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके आधार पर फिर आप ऑनर्स में जाते हैं, तो ऑनर्स में आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल बायो पढ़ा है तो आप बॉटनी या जूलॉजी लेते हैं आप। उसी तरीके से आपने दीगर सब्जेक्ट में देखा है, तो उसी तरीके से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स बनता था कि अगर कोई बच्चा ये अज्यूम करता है कि भाई हमें अब ऑनर्स में जाकर के फिलॉसफी ऑनर्स करना है हमें, तो फिलॉसफी ऑनर्स करना है, तो आप ये देखिए कि आर्ट्स स्ट्रीम में इंटर लेवल पे क्या पढ़ाया जा रहा है। एक तो उसका आप स्ट्रक्चर देखिए और उसके आधार पर आप प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज डिसाइड करिए। और प्लस जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जाएंगे तो फिलॉसफी जो पढ़ेंगे, तो उनके बीच में लिंक करने के लिए आप कुछ ऐसा करिकुलम बनाइए ताकि एक गैप ना महसूस हो। तो ऑफ कोर्स जहां आप 2 साल की बात करते हैं स्ट्रीम बेस्ड, वहाँ 1 साल में पूरा करना है, तो ऑफ कोर्स जिस क्वालिटी की बात करेंगे आप, वो ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर जरूर होगा। जी, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। जी सर। कुछ नहीं से कुछ बेहतर जरूर होगा। तो ये था प्री यूनिवर्सिटी कोर्स का एजम्पशंस और एक्चुअली में स्ट्रक्चर, जो कि मैंने जैसा कहा मेरी जहां तक इल्म है, मैं जहां तक पढ़ा हूँ जानता हूँ, एक किताब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर कभी मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िए। पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन है, फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में NCFT 2009 तक आपको सॉरी जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2014 तक आपको मिलेंगे। किताब का नाम है लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, JC अग्रवाल साहब ने लिखा है। विनोद पब्लिकेशन से ये पब्लिश्ड हुई है बुक ये। तो अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना चाहते हैं, हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो आप ये बुक है, आप इस बुक को ले सकते हैं, लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, JC अग्रवाल। मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। मेरी ये फेवरेट बुक है हिस्टोरी की। जब जब मुझे अगर इस तरीके से कोई लेक्चर लेना रहता है और कोई वर्कशॉप वगैरह लेने रहते हैं, तो मैं इस बुक को एक बार देखता हूँ। बहुत बेहतरीन किताब है। कॉपी है क्या इसका? नो, एजुकेशन में 2 ही प्रकाशन आता है, वो अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा है कि ये विनोद प्रकाशन ना सर, यही 2 का देखते हैं अक्सर सर बुक रहता है। ये दोनों बहुत देखिए नहीं बोलना चाहिए हमें, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है, ठीक बात नहीं है ना। जब हम रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, आप क्वेश्चन नोट करिए, जब रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो आप बोलिएगा, तो फिर बताएंगे इसके कारण आपको।
ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारी डिटेल्स वहीं तक है और इस मुद्दे पे हम आप लास्ट में पूछेगा बंद करने के बाद और बताएंगे। हैं फिलहाल अपने से सवाल करना है जी। सर। हाँ यस सर, यस जी। सो तो मैं प्री यूनिवर्सिटी कोर्स की बात हो रही थी ना जी, मैंने ग्रुप में डाला है बुक, आपको मौका मिले तो मैं रिकमेंड करता हूँ। इंग्लिश में है, बहुत साधारण अल्फाज में लिखे गए, बहुत साधारण अल्फाज में। आप ऐसे पढ़ेंगे जाएगा हिंदी पढ़ रहे, एक बार पढ़िएगा जब जब आपको अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना है, देखना है कि किस तरीके से बहुत लॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने क्या किया। ये था प्री यूनिवर्सिटी कोर्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ से बात जो आती है वो मल्टीपर्पस स्कूल की, जो कि फ्लैग वाला क्वेश्चन रहा प्रीवियस ईयर का, काफी बार देखने को मिला बेसिकली। देखिए मल्टीपर्पस स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट की बात जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा, क्योंकि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वतन अजीज हिंदुस्तान दो तरीके की क्राइसिस को झेल रहा है। नंबर 1 क्राइसिस बेरोजगारी थी और नंबर 2 क्राइसिस जो थी वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का ना होना था। जाहिर है कि बेरोजगारी है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं तो बेरोजगारी को क्या करना पड़ेगा जी? बेरोजगारी को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा ना भाई, खत्म करना पड़ेगा। इस गर्ज से, इस मकसद से सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने कहा कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यों ना हम सेकेंडरी एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन कर दें। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में ही क्यों ना बच्चों को इस काबिल बना दिया जाए, इस लायक बना दिया जाए कि वो अपनी आजीविका चला सके, अपनी जीविकोपार्जन कर सके। क्यों ना वहीं से हम उसको वोकेशनल कंसर्न देना शुरू करें ताकि एक अच्छे स्किल सीख पाए, और जो नहीं आगे पढ़ने की जिसमें ये है वो कम से कम थोड़ा बहुत स्किल सीख करके किसी जॉब में लग जाएगा, और जो आगे पढ़ेगा उसका स्किल और भी इन्हांसमेंट होगा, उसकी एप्टीट्यूड और भी बढ़ेगी। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So the Mudaliar Commission has recommended that the some secondary education should be, a secondary school should be converted into multi-purpose school, where the diversified curriculum will be delivered to different types or diversified students of the country, like plumbing, kitting, and so on and so on. सो कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहां पे जो कुछ सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको मल्टीपर्पस स्कूल में कन्वर्ट कर दीजिए, कई मकसद से काम करें, जहां पे एक जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम है वो चलेंगे, उसके साथ साथ में वोकेशनल एजुकेशन वगैरह की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहली बार रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया? मल्टीपर्पस स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट जी, मल्टीपर्पस स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए है। हाँ, मल्टीपर्पस स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। कहता है वेयर एवर पॉसिबल, जहां भी पॉसिबल हो मल्टीपर्पस स्कूल को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, टू प्रोवाइड वेरिड कोर्स ऑफ द इंटरेस्ट टू स्टूडेंट विद डाइवर्स एम, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों की डिफरेंट तरीके की नीड, डिफरेंट तरीके की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए, एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी स्कूल्स को मल्टीपर्पस स्कूल में जहां कहीं भी पॉसिबल हो उसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ताकि यहीं से लोग एक्चुअली में क्या करें, यहीं से क्या करें, वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन में शामिल हो जाए। एंड दैट रिकमेंडेशन reflect the point of view of the Mudaliar Commission regarding vocationalization of secondary education. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. जी, Yes, sir. यस तो याद रखिएगा कि एक तो अब खरा बात में सीधा सीधा बोल देते हैं। सीधा बात ये हुआ कि मल्टीपर्पस स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट का बात किया गया, और दूसरी खरी बात ये हुई कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी गई।
इज इट ओके? जी। और इसके बाद रिकमेंडेशन आप देखिए तो जो रिकमेंडेशन दिया गया वो आप सब जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जैसा कि आपने पहले की किताबों में पढ़ा है, अब के किताबों के लिए और अब की सिचुएशंस में मेरे ख्याल से इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गई है, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। लोग कॉपी कर रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप कहते हैं, और अभी भी किताबों में मैंने देखा कि भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो 70% किस पर निर्भर करती है? एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पर निर्भर। एग्रीकल्चर। मजे की बात ये है कि 1952 की ये कहानी है, साला 2025 हो गया, 73 साल हो गया, फिर भी लोग लिख रहा है कि 70% जो है वो एग्रीकल्चर को डिपेंड करता है। सोचो कितना बढ़िया बात लोग बोलता है। रे भाई, जो लोग अब उतना किसानी कहाँ होती है, उतना खेती कहाँ होती है जी, जितना पहले होती थी। अब होती है उतना? सब में फैक्ट्री बन गया सर। देखिए, एक तौसीफ जो है फैक्ट्री बनवा दिया, कोई स्कूल बना दिया, कोई कुछ बना दिया, कोई सिनेमा घर खोल पहले की दिया। तरह खेती नहीं होती है, अब टेक्निकल खेती होती है। यस, टेक्निकल खेती होती है, और टेक्निकल खेती मतलब कम खेती से पैदावार हम ज्यादा कर ले रहे हैं, और उससे जो डिमांड है कंट्री की हम उसको पूरा कर दे रहे हैं। इज इट राइट? जी। यस Yes. यस। जी सर। हाँ, जो जितनी बड़ी कृषि थी पहले, अब वो नहीं, और ऐसा नहीं कहा। सो एक्चुअली में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने उस वक्त रिकमेंड किया कि जो रूरल स्कूल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का स्कूल है, उसमें सेकेंडरी एजुकेशन में ही एग्रीकल्चर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करिए जी। यस सर। जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में सेकेंडरी एजुकेशन में ही एग्रीकल्चर एजुकेशन, आई मीन कृषि शिक्षा को इंट्रोड्यूस करिए, जिसमें अलग अलग तरीके की जो कोर्सेज हैं वो शामिल करिए, जैसे में बागवानी, पशुपालन एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड वगैरह वगैरह, आई मीन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री, और इस तरीके से और भी कई कोर्सेज का उन्होंने जिक्र किया, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है, उनको एग्रीकल्चर एजुकेशन से जोड़िए, और अलग अलग तरीके की जो कोर्सेज हैं वो स्कूल में इंट्रोड्यूस करिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षा से जुड़ सके और जो डिमांड्स है उसको पूरा कर सके, है ना जी। तो ये था कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन में। तीसरी जो खरी बात हुई, दूसरी तो पहले मैं कह दिया, तीसरा जो खरी बात हुई वो ये कि सेकेंडरी एजुकेशन में एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है वो रूरल क्षेत्र में इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात करी बेसिकली। और इसके बाद जो रिकमेंडेशन था वो टेक्निकल स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट की बात करी बेसिकली। कहा कि टेक्निकल स्कूल शुड बी स्टार्टेड इन लार्ज नंबर, आइदर सेपरेटली और एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपर्पस स्कूल। एक तो मल्टीपर्पस स्कूल की बात हो ही गई है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि टेक्निकल स्कूल कायम करिए, जो टेक्निकल एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ सके, जैसे ITI जी, ITI डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक वगैरह वगैरह जी। अरे भाई बोलो ना जल्दी जल्दी जी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, सो बेसिकली टेक्निकल स्कूल को एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही गई। कहा कि जहां पॉसिबल हो मल्टीपर्पस स्कूल अलग से कायम करिए और टेक्निकल स्कूल अलग से कायम करिए, और जहां पॉसिबल नहीं हो वहां पे मल्टीपर्पस स्कूल के ही एक पार्ट के तौर पे जी, एक पार्ट के तौर पे जी। अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी, पार्ट के तौर पे जी, टेक्निकल स्कूल, टेक्निकल एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिश किया जाए। टेक्निकल स्कूल एस्टैब्लिश किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। यस, एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, जो कि
जिसकी देखरेख सेंट्रल गवर्नमेंट करे। जी, सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम किए जाए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े आई मीन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किए जाए। जिसकी देखरेख कौन करेगा? जिसकी देखरेख कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे बेसिकली, है ना। इसके बाद जो आप रेजिडेंशियल स्कूल का कायम जो नाम सुन रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं, आवासीय विद्यालय की जो आप बात कर रहे हैं, वो पहली बार सेकेंडरी एजुकेशन ने ही रिकमेंड किया था कि रेजिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था, जी, रेजिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था किया जाए। और रेजिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था किस पर्पस से किया जाए ये थोड़ी देर बाद पता चले। होनी चाहिए, established हाँ, होनी चाहिए। मामला सिर्फ ये नहीं था कि बच्चा 24 घंटा रहेगा, एक माहौल मिलेगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, भागदौड़ नहीं होगी, अच्छे जॉब करेंगे, अच्छे स्किल सीख पाएंगे। मामला सिर्फ ये नहीं था, मामला एक ह्यूमन कंसर्न है जो कि आगे पता चलेगा। सो पहली बार रेजिडेंशियल स्कूल्स की व्यवस्था करने की बात जो है सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा कि नंबर ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल शुड बी स्टेबलाइज्ड, आवासीय विद्यालय जो है वो कायम किए जाने चाहिए, स्थापित किए जाने चाहिए। एंड मोर पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, खास करके जो देहाती एरियाज हैं, आई मीन जो रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में रेजिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। Residential day schools should be established in suitable center to provide greater opportunity for teacher-people contact, for developing recreational and extracurricular activities. रेजिडेंशियल डे स्कूल की भी स्थापना करने की बात करी गई, जिसमें ये बात कही गई कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को हॉस्टल में रहना है। जी, टीचर और स्टूडेंट दोनों को हॉस्टल में रखना है, हॉस्टल में दोनों को हॉस्टल में रखना है। टीचर्स को अलग से एचआरए वगैरह दिए जाएंगे, बढ़ाया जाएगा एचआरए वगैरह, इंसेंटिव दिए जाएंगे कि टीचर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के कंट्रीब्यूट करे। और चूंकि ज्यादा वक्त मिलेगा, एक दूसरे के साथ रहने का, सीखने का ज्यादा वक्त मिलेगा, इसलिए टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए रेजिडेंशियल डे स्कूल की व्यवस्था करेंगे। और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो अर्बन एरियाज है, उन एरियाज में आप देखिए तो हर कोई रहना चाहता है, क्योंकि सब कोई जानता है कि अर्बन में रहेंगे तो ग्रोथ होगा। लेकिन रूरल एरियाज में, जी, रूरल एरियाज में ग्रोथ नहीं होता। आप डिजिटल इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, जी, आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए, फिर बात दूसरे में कर जाए, फिर हो नहीं पाएगा। सो बेसिकली रेजिडेंशियल डे स्कूल की बात करी। उसके अलावा स्पेशल फैसिलिटीज फॉर द स्टडी ऑफ होम साइंस should be made available in all girls school and co-education और mixed school। जी, जो होम साइंस है वो गर्ल्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या को एजुकेशन हो या मिक्स्ड स्कूल हो, जैसा भी हो, तो वहां पे होम साइंस की व्यवस्था, जी, होम साइंस की व्यवस्था की जानी चाहिए, होनी चाहिए। होम साइंस जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, सोच लीजिए अभी जो आप होम साइंस ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली 12th लेवल पे होम साइंस की बात की गई। सेकेंडरी एजुकेशन में 9th 10th से लेकर के 11th 12th तक में आपको होम साइंस की व्यवस्था करने की बात करते हैं। Efforts should be made by state government to open separate school for girls wherever there is demand for that। कहा कि कई सुदूर और ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पे लड़कियां लड़कों के साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहते, और लड़कियां से ज्यादा लड़के के जो माता पिता, आई मीन लड़की के जो माता पिता है, वो चोचलेबाजी का शिकार है। और ऐसे में वो अपनी बच्ची को ओवर प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी बच्ची को को एजुकेशन में या मिक्स्ड स्कूल में शामिल नहीं करना चाहते। जी, तो जहां इस तरीके का बैरियर्स है, जहां इस तरीके की चैलेंजेस दिखाई दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां अलग से गर्ल्स कॉलेज स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट करे गर्ल्स के लिए। हाँ, गर्ल्स स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट करें।
सेपरेट गर्ल्स स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट। स्पेशल ये स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि जहां कुछ चैलेंजेस दिख रहा है या जहां इस तरीके की डिमांड है, नीड है, खास करके सुदूर ग्रामीण इलाकों में थोड़ी परेशानी है, लोग इंटरेक्ट नहीं करना चाहते और उस वजह से जो है कि बच्ची जो है खास करके ड्रॉप आउट होता है उसका सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा, अभी भी है सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, हाँ? और फिर धीरे धीरे सभी लेवल पे है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है। तो सर कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो और है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसी पर न स्थापित है सर। नहीं, सबर रखिए, उसका बात होगा प्रज्ञानंद जी, उसकी बात अलग से करेंगे। नवोदय विद्यालय और जो केवीएस है वो यहाँ से नहीं है, वो एक्चुअली में कोठारी कमीशन से, और कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे भी उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, बल्कि 1986 की पॉलिसी के रिकमेंडेशन पे। 1986। तो उस पर बात करेंगे। यस आप सर, क्या कह रहे थे राजीव? 1986। मैं भी इसी के बारे में बात कर रहा था, कस्तूरबा गांधी का। हाँ, तो Same question, वो जो कस्तूरबा गांधी केवीएस वाला जो है ना, वो दरअसल 1964 कोठारी कमीशन की बात है। अरे यार, राजीव गांधी जी के वक्त करी में। हाँ, करिकुलम क्या हो सेकेंडरी स्कूल का भाई, किस तरीके के करिकुलम होने चाहिए? तो करिकुलम को लेकर के 3 तरीके की बात सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने करी। पहला बात कहा कि मिडिल स्कूल स्टेज पे द करिकुलम शुड इंक्लूड लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। मिडिल स्टेज पे, मिडिल स्टेज का मतलब है 5 to 8 तक का सर। हाँ 6 to 8 तक, यस 6 to 8 तक के जो है। कौन बीच में थाई कर रहा है, किधर से जी? क्या हो गया जी अब्दुल मतीन जी? भाई जब ओपन किया तो हमारा से बतिया लो ना। तो देखो क्या कह रहे थे कि जो मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज लेवल पे आपका जो करिकुलम की बात हमने करी, वो लैंग्वेज है, सोशल स्टडीज है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्ट एंड म्यूजिक है, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। इसके एजुकेशन एजुकेशन तो ये बीएड में भी है। हाँ, फिजिकल एजुकेशन दरअसल सभी के लिए होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए, है ना। एट द हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्टेज पे क्या मैटर है? तो कहा कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मैटर पे डाइवर्सिफाइड कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स, सर्टेन नंबर ऑफ कोर्स सब्जेक्ट शुड बी कॉमन टू ऑल स्टूडेंट, whatever the diversified courses of studies that they may take, they should consist of language, general science, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट। कहा कि हाई स्कूल लेवल पे और सेकेंडरी स्कूल लेवल पे जो कुछ आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ लैंग्वेज, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट जो है जी कॉमन होना चाहिए सभी के साथ। जी क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। Yes, common to all होना चाहिए। And diversified course of study should include the following 7 group: humanities, science, technical subject, commercial subject, agriculture subject, fine arts and home science। ये कंपलसरी होंगे, इसमें से कोई पेपर लेकर के आप कंपलसरी तौर पे पढ़ेंगे, और चाहे आप ह्यूमैनिटीज पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, या टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ें, कमर्शियल सब्जेक्ट पढ़ें, या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ें, या फाइन आर्ट्स पढ़ें, होम साइंसेस पढ़ें, इसमें से कोई भी आप लेंगे, लेकिन आपके साथ ये 4 चीजें आपको कॉमन से पढ़ाई जाएंगी, जो कि लैंग्वेज होगा, जनरल आर्ट्स होगा, सोशल स्टडीज होंगे और क्राफ्ट होगा। बहरहाल ये हमने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है कि ये उनका रिकमेंडेशन था, जो कि अब कोई मतलब नहीं बनता, और यहाँ से आपको कोई सवाल नहीं पूछने जा रहे हैं करिकुलम से सेकेंडरी एजुकेशन। किसी तरीके की कोई बात करिकुलम से याद रखने की जरूरत नहीं।
आगे आइए, मेथड्स ऑफ टीचिंग को लेकर के उन्होंने क्या कहा। मेथड्स ऑफ टीचिंग को लेकर के, पढ़ाने के तरीकों को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन का मकसद सिर्फ नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज को ट्रांसफर नहीं करना है जी। ए भाई, नॉलेज को सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना है। यस सर, नॉलेज को आया ट्रांसफर नहीं किताब करना देख है। करके, यस, आया किताब देख करके खड़ा हो गया, हाँ भाई का पढ़े थे, का पढ़ाना है, चलो फलाना बुक खोल लो, चैप्टर नंबर इतना खोल लो, पेज नंबर इतना खोल लो। लग रहा है कि कितना बड़ा कितना बड़ा शिक्षा मंत्री हो जा रहा है, अपना पढ़े नहीं आता है, बच्चों को हम कहना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली नॉलेज का ट्रांसमिशन नहीं है। हमारा मेन मकसद सेकेंडरी एजुकेशन का है inculcate desirable values and proper attitude and habits of works in the students। सेकेंडरी एजुकेशन में हमारा टीचिंग इस तरीके से हो जो बच्चों में वैल्यूज डेवलप कर सके, मूल्य डेवलप कर सके, और इसी पर्पस को लेकर के रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो कायम किए गए थे। एक पर्पस ये था, दूसरा पर्पस कैरेक्टर फॉर्मेशन था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मात्र एक ऐसी कमीशन थी जिसने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में स्टूडेंट्स की कैरेक्टर साजी अर्थात कैरेक्टर फॉर्मेशन, आई मीन कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस किया था, कंसर्न किया था बेसिकली। मेरे यार, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग को लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहती है कि हमारा पर्पस जो है वो ये नहीं है कि आप नॉलेज को ट्रांसफर करें, नॉलेज इन बच्चों में डाल दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। हमारा मकसद ये है कि बच्चों में डिजायरेबल वैल्यूज डेवलप करिए जी, प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करिए, ट्रांसफर करना है। हाँ, और हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलप करिए, हैबिट्स ऑफ वर्क डेवलप कीजिए बेसिकली। दूसरी बात, वैल्यूज, हाँ, टीचिंग शुड शिफ्ट फ्रॉम वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन टू लर्निंग थ्रू पर्पसफुल, कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक सिचुएशन। रियलिज्म की फिलॉसफी पर बेस्ड होना चाहिए हमारा टीचिंग, यानी कि सिर्फ भाषा के आधार पर, शब्दों के उच्चारण के आधार पर, अच्छे शब्दों के चुनाव के आधार पर हमारा टीचिंग नहीं होना चाहिए। रटने रटाने पे जोर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि हमारा टीचिंग उद्देश्यपूर्ण तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से और रियलिस्टिक सिचुएशंस में, अर्थात यथार्थवादी परिस्थिति में, अर्थात वास्तविक हालात में होने चाहिए। एंड फॉर दिस पर्पस प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड शुड बी practiced, and we are recommending to teachers to please adopt the methods of activity, methods of project in the secondary education. Teaching method should provide opportunities for the student to learn actively and to apply particularly the knowledge that they have acquired in the classroom. So हमारा पर्पस है कि आप ऐसा टीचिंग मेथड अप्लाई करिए जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सीखें, क्लासरूम में जो एक्वायर करें नॉलेज उसको अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करें जी। हाँ, रियल लाइफ में इस्तेमाल करें। तीसरी बात, इन टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स स्पेशल स्ट्रेस शुड बी प्लेस्ड ऑन क्लियर। कौन है जी? तीसरी बात उन्होंने कही कि इन टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट स्पेशल स्ट्रेस शुड बी प्लेस्ड ऑन क्लियर थिंकिंग and expression both in speech and speech and writing, right। सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने में आपका जो खास जोर होना चाहिए, हाँ, स्पेशल इम्फेसिस जो होना चाहिए आपका, वो बेसिकली थिंकिंग पर होना चाहिए, उसके एक्सप्रेशन पे होना चाहिए, चाहे लिखने में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे बोलने में हो, स्पीच देने बोलने में, लिखने में हो, चाहे बोलने में। स्पेशल स्ट्रेस दिया जाना चाहिए, खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, इसको विशेष बल दिया जाना चाहिए। ये था कैरेक्टर एजुकेशन को लेकर के क्या बात करी गई। तो पहला कहा, कैरेक्टर एजुकेशन शुड बी एनवर्साइज्ड एज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल टीचर्स एंड शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल प्रोग्राम। विद्यालय शिक्षा की तमामतर पहलुओं में जो कैरेक्टर एजुकेशन है, चरित्र शिक्षा है, चरित्र निर्माण की जो शिक्षा है, वो सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है।
विद्यालयी शिक्षा के तमाम पहलुओं में बच्चों की कैरेक्टर साजी करना, अर्थात उसके चरित्र का निर्माण करना हम में से हर शिक्षक की जिम्मेदारी जी, हम में से हर शिक्षक की जिम्मेदारी है। और शिक्षक की जिम्मेदारी। दूसरा, फॉर प्रमोटिंग डिसिप्लिन पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन टीचर एंड द पीपुल शुड बी स्ट्रेंथेंड। अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच के जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको क्या किया जाना चाहिए? मजबूत किया जाना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशनशिप बेहतर होगा तो बच्चों में क्या आएगा? बच्चों में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आएगा, है ना, ऑटोमेटिकली आएगा। सो इसलिए डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए, बच्चों में डिसिप्लिन प्रमोट करने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच के कॉन्टेक्ट को क्या करना चाहिए? मजबूती प्रदान करना चाहिए, स्ट्रेंथ देना चाहिए। यस, self-government in the form of a house system with prefect or monitors and a student council whose responsibility will be to draw up a code of conduct and enforce its observance should be introduced in all schools. कहा कि तमाम स्कूलों में प्रधानों और मॉनिटरों और छात्र परिषदों का चुनाव किया जाना चाहिए, यानी कि हाउस सिस्टम बनाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में 500 स्टूडेंट है, 10 टीचर है, 10 टीचर, तो हर टीचर्स के अंदर में 50-50 स्टूडेंट दे दीजिए। हर टीचर्स के अंदर में 50-50 स्टूडेंट दे दीजिए। उस 50 स्टूडेंट की कैरेक्टर फॉर्मेशन, उस 50 स्टूडेंट का पर्सनल डेवलपमेंट, उस 50 स्टूडेंट का एकेडमिक डेवलपमेंट, जो खास करके जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी तो पूरे टीचर्स की होगी, लेकिन खास करके जो जिम्मेदारी होगी वो उस पर्टिकुलर टीचर्स की होगी, जिसको अभी भी एनवीएस, केवीएस और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी अभी भी इम्प्लीमेंट करती है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया न सिर्फ स्कूल एजुकेशन में बल्कि बीएड में भी हाउस सिस्टम लागू किया हुआ है कि आपके पास अगर जितने फैकल्टी हैं उस हिसाब से आप हाउस बना दीजिए फैकल्टी का, और उसमें बच्चों को 10-20 बच्चों को दे दीजिए, और वो बच्चे जो है वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी उसके डेवलपमेंट की उस पर्टिकुलर टीचर्स की होगी, और बच्चे की तरफ से किसी भी तरीके की बात होगी आपको बुलाया जाएगा, आपसे हिसाब लिए जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था स्कूलों में कही गई कि भाई हाउस सिस्टम जो है वो बनाया जाए, और हर टीचर्स के अंदर में एक पर्टिकुलर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो दे दिया जाए, जिसकी जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर टीचर्स की हो, जो कि अभी भी जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि केवीएस और एनवीएस में हाउस सिस्टम अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और चल रहा है। ये बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी टेक्निक है। A special importance should be given to top group games and other co-curricular activities, and their educational possibilities should be fully explored. और इसीलिए आपने देखा कि एनएसएस कैंप वगैरह वगैरह और दीगर क्रिकेट मैच और अलग अलग तरीके की गेम्स एंड स्पोर्ट जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में किए गए। अलग अलग हाउस में से अलग अलग टीम बनाई गई और डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज, कव्वाली, सिंगिंग, डांस, क्रिकेट और वगैरह वगैरह तरीके की कई एक्टिविटी जो है वो बिटवीन दी हाउस, अमॉन्ग दी हाउस जो है वो कंपटीशन करवाया जाता है, और इससे बच्चों में उसका अच्छी सेहत का निर्माण भी होता है, डिसिप्लिन भी डेवलप होता है, स्किल भी डेवलप होता है। नहीं जी? जी यस सर। हर साल आप ये ऑब्जर्व करेंगे। सादिया हाशमी है, सादिया हाशमी, सादिया हाशमी, चलो शायद एग्जामिनेशन है। अच्छा, ये जिक्रुल्लाह भी तो यहीं से जामिया से ही रहे ना भाई? जिक्रुल्लाह जी सर। क्या आईएससी में आपने ये ऑब्जर्व किया? कहाँ आईएससी में थे, डीएस में थे? जी आईएससी में। कौन से डिपार्टमेंट में थे? आईएससी में। तो देखा होगा ना आईएससी में। यस सर। हाँ, सो बेसिकली ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, अभी भी चल रहे हैं।
अब एग्जामिनेशन को लेकर के क्या बात थी, तो भाई ये बात एग्जामिनेशन को लेकर के कहा गया कि द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड बी रिड्यूस। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो बार बार आप लेते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका होता है, उसको कम करना चाहिए। An element of subjectivity in the essay type should be minimized by the introduced objective test and also by changing the type of question। कहा कि एक तो जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लेते हैं उसको रखिए, लेकिन उसमें अब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जोड़िए, यानी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेंथ है वो कम करिए बेसिकली, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इंट्रोड्यूस करिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन कम करिए। In order to find out the people's all-round progress and determine their future, a proper system of school records should be maintained for every people, indicating the work done by them from time to time and their attainment in different spheres। जिस तरीके से पोर्टफोलियो की आप बात कर रहे हैं ना, उस तरीके की बात वहाँ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक एग्जामिनेशन लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन लीजिए और फिर उसकी टेस्टामेंट के लिए एक जो है कागज का टुकड़ा धराइए उसको मार्कशीट और बताइए कि तुम कितने काबिल हो, बल्कि जो अचीवमेंट हो रहे हैं, दिन पर दिन अचीवमेंट हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। उनको आप स्कूल लेवल पे ही रिकॉर्ड करते रहिए पोर्टफोलियो की तरह, जरूरी नहीं है कि पब्लिक एग्जामिनेशन लिया जाए। दूसरी बात कि फाइनल असेसमेंट जो हो आपका, उसमें इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था करी जाए स्कूल एजुकेशन में, जो कि अब हुआ है बहुत, आई थिंक 7-8 साल पहले से हो रहा है स्कूल एजुकेशन में इंटरनल असेसमेंट, यानी फाइनल असेसमेंट के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की असेसमेंट को तवज्जो दिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ हायर एजुकेशन। इसके अलावा इन्होंने बात करी कि जो आप नंबर देते हैं, नंबर आप देते हैं तो वो नंबर मत दीजिए आप बच्चों को, बल्कि ग्रेड दीजिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि अगर बच्चे को किसी को मान लिया 74 आया और किसी को 75 आया, अब ये 75 और 74 ये आप साबित नहीं कर सकते कि 74 वाला कमजोर है और 75 वाला अच्छा स्टूडेंट है। कोई साबित कर सकता है जी? कोई साबित कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जिसके बेसिस पे एक नंबर कम हो गया होगा। हो सकता है कि इवैल्यूएटर चेक करते करते चिड़चिड़ा गया हो, उसने एक नंबर कम दे दिया हो सकता है कि इवैल्यूएटर्स ध्यान कहीं और रहा हो सकता है इवैल्यूएटर्स उस पर्टिकुलर इस पे सख्त हो गया हो। तो अलग अलग इवैल्यूएटर्स का अलग अलग कंसर्न, तो आप ये चीज साबित नहीं कर सकते कि एक नंबर की वजह से कोई बच्चा कमजोर है और एक नंबर की वजह से कोई बच्चा बहुत काबिल हो जाता है। तो नंबर वाले में ये दिक्कत हो जाती है कि हौसला सिकनी हो जाती है एक नंबर की वजह से। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उन्होंने कहा कि भाई नंबर वाला प्रोविजन खत्म करिए, अब इसको जो है ना आप ए में बदल दीजिए, मतलब ग्रेड दे दीजिए, जहां पे बच्चों को एग्जैक्ट आइडिया न लगे कि राजीव और प्रज्ञानंद के बीच में कितने का डिफरेंस है। दोनों को ए मिला है, दोनों में से कोई घमंड में नहीं है, दोनों में से कोई खुशफहमी के शिकार नहीं है, भाई दोनों को ए मिला है, लेकिन एग्जैक्ट मार्क्स दोनों में से किसी को जी एग्जैक्ट मार्क्स दोनों में से किसी को मालूम नहीं। तो ये कहा कि भाई उसी समय में कहा कि नंबर को रिप्लेस करिए और ग्रेडिंग सिस्टम लाइए सेकेंडरी एजुकेशन में, जी ग्रेडिंग सिस्टम लाइए। इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन जो होना चाहिए वो सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th कंप्लीट करने पे और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th कंप्लीट करने पे ही बोर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन होना चाहिए। 8 में 5 में और दीगर में करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक एग्जामिनेशन और 2 ही जगह पे होंगे, एक हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद, एक 10+2 कंप्लीट करने के बाद। और फिर ये बात कही गई कि अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है तो उसके लिए जल्द से जल्द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की व्यवस्था करी जाए ताकि उसका साल बर्बाद ना हो, उसका एज बर्बाद ना हो। तो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की अगर हम व्यवस्था करेंगे तो बच्चा तुरंत 1-1.5-2 महीने के अंदर में जो है कि फिर दूसरा अटेम्प्ट दे करके पास हो सकता है। याद रखा जाए कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इतना जल्दी होना चाहिए कि दूसरी जगह एडमिशन का डेट खत्म ना हो जाए, ये मेन पर्पस है। क्योंकि कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का पर्पस ये नहीं है कि आपको पास करा करके डिग्री देना है। कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का मेन पर्पस ये है कि आपको यहाँ पास करा करके दूसरी जगह इनरोल कराना है। इसलिए इतना जल्दी होना चाहिए कि दूसरी जगह आप आसानी से इनरोल दूसरी जगह आसानी से इनरोल्ड हो सके, आप हो सके। इसलिए यस,
इसलिए कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दोनों लेवल पे, मैट्रिक और इंटर यानी हाई स्कूल और 10+2 दोनों के कंप्लीशन के बाद बहुत जल्दी में कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, बहुत जल्दी आई मीन एक आध महीने का वक्त लेकर के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास उतने बच्चे होंगे नहीं, जल्दी से रिजल्ट दे दीजिए और ताकि जो बाकी लोग इनरोल होंगे उसके साथ ये भी इनरोल हो जाएंगे, तो ऐसे में सेशन बर्बाद नहीं होगा। और जाहिर है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं होगा तो ड्रॉप आउट रेट भी करेंगे। इज इट राइट और नॉट जी? Yes. Yes. So this was the Secondary Education Commission, and अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जेआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पे मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।